आज हम जीवों का वर्गीकरण द क्लासिफिकेशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स के अंतर्गत प्लांटी का अध्ययन करेंगे। अभी आपको दिखाई दे रहा होगा कि प्लांटी कहाँ आ रहा है। यहीं से इसका जीवों के वर्गीकरण का क्लासिफिकेशन का जो चार्ट है, इस चार्ट को आप तैयार कीजिएगा। अभी तक हमने मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई आदि की स्टडी की है। तो प्लांटी जब आप देखते हैं तो आप यहाँ से देखिए यूकैरियोटिक, फिर यूकैरियोटिक के बाद बहुकोशिक, बहुकोशिक में फिर क्या हो रहा है, कोशिका भित्ति सहित, और कोशिका भित्ति सहित जो प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम है वो प्लांटी वर्ग के अंतर्गत आ रहे हैं। तो आइए इसको और अच्छे से समझते हैं। प्लांटी के अंतर्गत क्या होता है कि इस वर्ग में कोशिका भित्ति वाले स्वपोषी बहुकोशिक यूकैरियोटिक जीव आते हैं। आप देखेंगे कि देखिए जीव किस तरह के हैं, यूकैरियोटी है। कैसे हैं, बहुकोशिक हैं, कोशिका भित्ति है और प्रकाश संश्लेषण करने वाले हैं, मतलब स्वपोषी हैं। तो जब आप इस तरीके से चार्ट ये तैयार कर लेते हैं तो फिर आप ये बात आसानी से लिख पाते हैं कि प्लांटी वर्ग के अंतर्गत कोशिका भित्ति वाले स्वपोषी, बहुकोशिक और यूकैरियोटिक जीव आते हैं और ये स्वपोषी होते हैं और प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल का उपयोग करते हैं। इस वर्ग में सभी पौधों को रखा गया है। तो प्लांटी वर्ग के जब भी आपको लक्षण या उसके बारे में बात करने को आए तो आप इतनी सारी बातें तो केवल इस वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन के चार्ट के आधार पर ही बता सकते हैं। अब जो आपका जो ये पौधे हैं जिसमें आप कह रहे हैं कि प्लांटी के अंतर्गत कौन कौन से जो उनका वर्गीकरण कैसे किया जाएगा, तो उसके वर्गीकरण में आप ध्यान रखिएगा कि इसके जो वर्गीकरण का जो आधार है ना, तो प्रथम स्तर के वर्गीकरण का आधार ये रहेगा कि पादप शरीर के जो प्रमुख घटक है वो पूरी तरह से विकसित हैं और विभेदित हैं या नहीं है, मतलब वो उनमें पूर्णतः विभेदन है कि नहीं है। दूसरा वर्गीकरण का आधार ये होगा, अभी हम देखते जाएंगे एक एक करके, कि पादप शरीर में जो जल और अन्य पदार्थों का संवहन होगा उसके लिए संवहन करने वाले विशिष्ट ऊतक हैं या नहीं है। तो पहली बात तो ये है कि वो विभेदित हैं या नहीं। दूसरी बात, उसमें वो वाले खास ऊतक हैं या नहीं जो जल और अन्य पदार्थों का संवहन करेंगे। और तीसरी बात ये है कि उनमें बीज धारण क्षमता है या नहीं है, और यदि है तो बीज कहाँ पर विकसित हो रहा है, ये देखने वाली बात होगी। इस आधार पर हम प्लांटी के वर्गीकरण में आएंगे और 5 तरह से इसका हम वर्गीकरण करेंगे। देखिए सबसे पहला होगा थैलोफ्राइटा। देखिए मैं पादप के अंदर आपको बता रहा हूँ, अभी मैंने यहाँ आपसे कहा था कि पादप स्तर के वर्गीकरण का जो आधार है वो ये कि पादप शरीर के जो प्रमुख घटक है वो पूर्ण रूपेण विकसित एवं विभेदित है या नहीं है। तो ये पादप शरीर बिना विभेदन के है, मतलब इस ग्रुप के पौधों की शारीरिक संरचना में विभेदीकरण नहीं पाया जाता, ये एक जैसे दिखते हैं। तो अगर पादप शरीर है बिना विभेदन के तो वो थैलोफ्राइटा के अंतर्गत आएगा, मतलब डू नॉट हैव वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी डिज़ाइन। तो उसमें क्या होगा फिर कि इस वर्ग के पौधों को हम जनरली एल्गी, जिसको आप शैवाल कहते हैं, उनको हम इस रूप में और लेते हैं, और ये मुख्यतः कहाँ होते हैं, जल में पाए जाते हैं। तो ये थैलोफ्राइटा के अंतर्गत आते हैं और बिल्कुल ये एक जैसे देखिए इस स्ट्रक्चर को पूरी तरह से इसमें कोई आपको जो है डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं आप इसको। तो ये एक मतलब डिफ्रेंशिएटेड बॉडी डिज़ाइन नहीं है इसका, मतलब ये एक जैसे कहते हैं ना, विभेदीकरण नहीं है। तो इनको हम कहते हैं थैलोफ्राइटा के अंतर्गत रखते हैं, मतलब पादप शरीर बिना विभेदन के है तो थैलोफ्राइटा में चला जाएगा। बाकी जो क्लासिफिकेशन हम करेंगे उसमें सब में विभेदित पादप शरीर की बात होगी, तो ये क्लासिफिकेशन पूरा अलग ही हो जाएगा। स्पाइरोगाइरा, यूलोथ्रिक्स, कारा, ये आपके इस तरीके से क्लासिफिकेशन इसका होगा। तो चलिए आगे हम और बात करेंगे। ये स्पाइरोगाइरा का हमने यहाँ पर डायग्राम दिया है, आप ये 5 नाम के साथ इस डायग्राम को तैयार कर सकते हैं। तो थैलोफ्राइटा के अंतर्गत हमने समझ लिया कि जो पादप वर्गीकरण के अंदर कि पादप शरीर अगर बिना विभेदन के है तो आप थैलोफ्राइटा में उसको रख सकते हैं, मतलब ये यहाँ से आपने प्रथम स्तर के वर्गीकरण से थैलोफ्राइटा को अलग कर लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है ब्रायोफाइटा। अब ब्रायोफाइटा में क्या होता है कि आप ब्रायोफाइटा में अब आप जाएंगे तो विभेदित पादप शरीर होगा,
लेकिन वो बिना संवहनी ऊतक के होगा, ठीक है। तो इस वर्ग के पौधों को पादप वर्ग का उभयचर भी कहा जाता है ना। अब ये क्या है कि इसमें आपने कहा विभेदीकरण है, मतलब यहाँ क्या है कि पादप जो है, जो प्लांट है आपका, वो तना पत्तों जैसी संरचना में क्या है, विभाजित है, मतलब विभेदित है। मतलब आप बता सकते हैं कि यहाँ तना है, ये पत्ते हैं, इनके बारे में आप जानकारी इसकी दे सकते हैं। लेकिन यहाँ फिर एक बात हम कह रहे हैं कि ये इनमें संवहनी ऊतक नहीं होते, मतलब पादप शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक जल और दूसरी चीज़ों के संवहन या कंडक्शन के लिए जो स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं, विशिष्ट ऊतक होते हैं, वो इसमें नहीं होते हैं। ये देखिए पौधों में अगले वर्गीकरण का जो बेस हमने बताया था कि पादप शरीर में जल और अन्य पदार्थ का संवहन करने वाले विशिष्ट ऊतकों की उपस्थिति, तो वो इसमें नहीं है, ब्रायोफाइटा में नहीं है। तो ब्रायोफाइटा के बारे में दो महत्वपूर्ण बातें ये है कि विभेदित पादप शरीर, देखिए विभेदित पादप शरीर तो अब बाकी चारों में रहेगा, ठीक है ना, लेकिन ये बिना संवहनी ऊतक के होंगे। इसके अलावा अब बचे हुए कितने बचेंगे, 3 बचेंगे, वो सब संवहनी ऊतक सहित होंगे। तो यहाँ ये क्लासिफिकेशन बहुत आसानी से हो गया, क्योंकि ये बिना संवहनी ऊतक के हैं, इसलिए ये क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे से हो गया। और इसके एग्जाम्पल में आप दे सकते हैं फ्यूनेरिया, मार्केशिया आदि। ये फ्यूनेरिया में आप इस तरीके से, ये इस तरह से चोंच जैसा है कि यहाँ इस तरीके से एक प्लांट होता है जिसमें ऐसी चोंच निकली रहती है और ऐसे चौड़ा इस टाइप का स्ट्रक्चर इसका होता है और नीचे से ऐसे पतला सा ऊपर डंडी जैसा चला जाता है। तो ये आपका ये ब्रायोफाइटा का एक एग्जाम्पल है, फ्यूनेरिया, मार्केशिया, ये भी इसके एग्जाम्पल है। इसमें 2 बातें महत्वपूर्ण हैं। पहली बात कि ये इनमें विभेदित पादप शरीर है, वो अब आने वाले चारों में है, ठीक है, लेकिन इसमें जो एक खास बात है वो आगे आने वाले तीनों में नहीं होगी कि ये बिना संवहनी ऊतक के हैं। चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं हम कि अगला है टेरिडोफ्राइडा। अब टेरिडोफ्राइडा में क्या होता है कि यहाँ देखिए टेरिडोफ्राइडा में अब थोड़ा सा हम और आगे बढ़ रहे हैं। मतलब ये है कि चलिए अब मैं अगर वहाँ से बात शुरू करूँ तो ओके, ये विभेदित पादप शरीर है, ठीक है, संवहनी ऊतक सहित है, ओके, संवहनी ऊतक सहित होगा, लेकिन संवहनी ऊतक सहित होने के बाद भी ये बीज रहित होगा। तो इसलिए टेरिडोफाइडा में आप ध्यान रखिएगा कि इस वर्ग में पौधों का शरीर जड़, तना और पत्ती में विभाजित होगा, ओके, मतलब विभेदित पादप शरीर है ना। इसमें क्या होगा, संवहनी ऊतक है, मतलब पादप शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में जल और दूसरी चीज़ों के संवहन के लिए विशिष्ट ऊतक होते हैं, स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, उदाहरण इसका मार्सलिया और फर्न है, ये फर्न का एग्जाम्पल हम इसमें दे सकते हैं। लेकिन इसमें हमने एक जो बात समझी वो ये है कि इसके अंदर हमने कहा कि ये बिना संवहनी, मतलब ये संवहनी ऊतक सहित हैं लेकिन ये बीज रहित हैं। तो टेरिडोफ्राइडा में ये बात महत्वपूर्ण ध्यान रखिएगा कि ये बीज रहित हैं। तो ये एक्चुअली क्या है कि जो थेलोफ्राइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफ्राइटा, इनमें मरण नग्न भ्रूण पाए जाते हैं जिन्हें बीजाणु या स्पोर कहते हैं। इन तीनों समूह के पौधों में जननांग अप्रत्यक्ष होते हैं और इनमें बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती, इसलिए इन्हें क्रिप्टोगैम भी कहते हैं। ये ऊपर के जो तीनों हैं, तीनों क्रिप्टोगैम कहलाते हैं। कौन कौन 3? ये थेलोफ्राइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफ्राइटा, ये क्रिप्टोगैम कहलाते हैं। एक्चुअली उसका कारण क्या है कि इनमें बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि फिर अब तीनों में बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं है, लेकिन टेरिडोफाइटा ऐसा है जिसमें विभेदित पादप शरीर के साथ साथ संवहनी ऊतक भी है और फिर बीज रहित, मतलब बीज रहित है। और जो ब्रायोफाइटा है वो क्या है कि इसके अंदर ये भी संवहनी ऊतक होते हैं इसके अंदर, लेकिन ये जो आपका है, सॉरी, ब्रायोफाइटा जो है इसमें संवहनी ऊतक नहीं होते। इसमें विभेदित पादप शरीर इसमें भी है, विभेदित पादप शरीर इसमें भी है, लेकिन इसके अंदर हमने क्या कहा कि इसमें जो है संवहनी ऊतक है, ये नहीं है, इसमें संवहनी ऊतक है। तो ये जरूर आप ध्यान रखिएगा कि जो क्लासिफिकेशन का जो बेस है उसको आप शुरू से लेकर चलेंगे कि मतलब जैसे पादप शरीर जो है वो बिना विभेदन के है तो थेलोफ्राइटा हो जाएगा। विभेदित पादप शरीर है और अगर वो विभेदित पादप शरीर और बिना संवहनी ऊतक के हैं तो ब्रायोफाइटा हो जाएगा। अगर वो संवहनी ऊतक सहित है और बीज रहित है तो टेरिडोफ्राइटा हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको आगे लेकर बढ़ते चले जाएंगे। तो चलिए और आगे हम वर्गीकरण करते हैं। अब ये बीज रहित वाली बात, इसमें बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती, ये बात हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब क्या होता है कि हमें थोड़ा सा बीज सहित वाली बात करना है। तो वे पौधे जिनमें जनन ऊतक पूर्णतः विकसित और विभेदित होते हैं और जनन प्रक्रिया के बाद बीज उत्पन्न करते हैं, तो उनको कहते हैं फेनरोगेम, मतलब बीज उत्पादित करने वाले जो पौधे होते हैं उनको कहते हैं फेनरोगेम। और फेनरोगेम में भी दो तरह के होते हैं। एक होते हैं जो जिम्नोस्पर्म होते हैं। जिम्नोस्पर्म ये क्या एक्चुअली ग्रीक शब्द है जिम्नोस्पर्म, अभी इस पर और बात कर लेंगे। ये नग्न बीज उत्पन्न करने वाले पौधे होते हैं। और एजियोस्पर्म ये भी ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। तो ये क्या है, फल के अंदर बीज उत्पन्न करने वाले हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ इसमें बीज नग्न रहते हैं और इसमें फल के अंदर रहते हैं। तो हम वही बात कर रहे थे अभी कि विभेदित पादप शरीर, संवहनी ऊतक सहित, और अब नंबर आ गया बीज उत्पादन करने वाले। बीज रहित था तो टेरिडोफ्राइडा बोल दिया था। अब बीज उत्पादन करने वाले रहे हैं तो इनको हमने क्या नाम दिया है, फेनरोगेम इनको नाम दिया है। तो चलिए अब इसमें जो सबसे पहला टाइप हमने लिया था वो था जिम्नोस्पर्म। एक्चुअली क्या है कि ये जिम्नोस्पर्म में आप दो शब्द पकड़ेंगे, जिम्नो और स्पर्मा। तो जिम्नो प्लस स्पर्मा से मिलकर ये बना है ना। जिम्नो का मतलब होता है नग्न और स्पर्मा का मतलब होता है बीज। तो मतलब क्या हुआ कि अगर अर्थ की बात करें तो ये नग्न बीजी पौधे भी इनको कहते हैं। ये बहुवर्षीय होते हैं, सदाबहार और काष्ठीय होते हैं। तो ये जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत आते हैं और इनके उदाहरण है पाइनस और साइकस। मैं अभी इसके ऊपर एक आध आपको कोई डायग्राम थोड़ी देर से बताता हूँ। अब एंजियोस्पर्म में क्या होता है कि यहाँ भी फिर वही बात है कि ये एंजियो आपका जो है ये ढका हुआ है और स्पर्मा मतलब बीज। तो ढका हुआ बीज मतलब क्या है कि इनके जो बीजों का विकास है वो अंडाशय के अंदर होता है और बाद में फल बन जाता है। तो इन्हें पुष्पी पादप भी हम कहते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि एग्ज़ाम में कभी कभी जिम्नोस्पर्म और एजियोस्पर्म में डिफरेंस भी आ जाता है। तो आप इसमें डिफरेंस में सबसे बड़ी बात इनके कि ये नग्न बीज है और ये ढका हुआ बीज, तो ये इसके आधार पर आप इनका अंतर करेंगे। और इनमें ध्यान रखिएगा कि जो एजियोस्पर्म होते हैं इनमें भोजन का संचय या तो बीज पत्रों में होता है या फिर भ्रूणपोष के अंदर होता है। और बीज पत्रों की संख्या के आधार पर इनके दो भाग होते हैं। तो वो दो भाग कौन कौन से होते हैं, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। तो जो एक बीजपत्री के एग्जाम्पल के अंदर हम ले सकते हैं मक्का वगैरह को, और द्विबीजपत्री के एग्जाम्पल में ले सकते हैं आप मटर को। तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री का जो अंतर है वो हम इस पर और विस्तार से बाद में बात करेंगे, पर अभी आपको यहाँ मोटे तौर पर दिखाई दे रहा होगा। तो ये एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री के अंदर ये एजियोस्पर्म विभाजित होते हैं। तो इस तरीके से हमने ये जो पूरा कॉन्सेप्ट समझा है, इसको मैं एक बार और आपके साथ में पूरा डिफाइन कर देता हूँ, फिर आपको इसमें और आनंद आएगा। चलिए, जैसे अब प्लांट की बात करें, पादप की, तो सबसे पहले आएगा कि पादप शरीर जो है बिना विभेदन के है, तो थैलोफ्राइटा हो गया। आपका ये पहला टाइप कंप्लीट हो गया कि पादप शरीर अगर बिना विभेदन के, तो आपने क्या कहा, थैलोफ्राइटा कहा। अगर वो विभेदित पादप शरीर है तो, है ना, तो विभेदित पादप शरीर में क्या है, दो बातें हो गई। अगर विभेदित पादप शरीर बिना संवहनी ऊतक के है तो ब्रायोफाइटा, और संवहनी ऊतक सहित है तो फिर उसमें आप क्या करेंगे कि उसमें दो बातें करेंगे। अगर वो बीज रहित है तो टेरिडोफ्राइटा, और है ना, ठीक है, 1 2 3 3 पूरे हो गए, है ना। अगर वो बीज रहित है तो टेरिडोफ्राइटा, और बीज उत्पादित करने वाले हैं तो फिर दो बातें होगी। बीज उत्पादित करने वाले में अगर वो नग्न बीजी हैं तो जिम्नोस्पर्म हो जाएंगे, और अगर वो फलों में बंद बीज वाले हैं तो एजियोस्पर्म हो जाएंगे। अगर वो एजियोस्पर्म होंगे तो फिर दो टाइप के हो जाएंगे, दो बीजपत्र वाले जिन्हें हम द्विबीजपत्री कहते हैं और एक बीजपत्र वाले जिन्हें हम एक बीजपत्री कहते हैं। अभी मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको जिम्नोस्पर्म का एक आध एग्जाम्पल जरूर दूंगा, तो ये इसका जो है साइकस, इसका एक एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये बहुत स्पष्ट हुआ होगा कि आप जब भी क्लासिफिकेशन करते हैं तो क्लासिफिकेशन में आप ध्यान रखिए कि सबसे पहले तो जो पादप शरीर का विभेदन है उसके आधार पर कीजिए, उसके बाद में फिर देखिए कि उनमें संवहनी ऊतक है या नहीं है, उसके आधार पर कीजिए। देन आफ्टर कीजिए कि वो बीज उत्पादित करने वाले हैं या नहीं है, उसको कीजिए। और अगर वो बीज उत्पादित करने वाले हैं तो वो किस तरह से हैं, नग्न बीजी हैं कि फलों में बंद है, और उसके बाद आप ध्यान दीजिए कि अगर वो फलों में बंद है तो एक बीजपत्री है या द्विबीजपत्री है। धन्यवाद।